हेलो बच्चों। आज हम क्लास सिक्स्थ के साइंस की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 9 मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ करने जा रहे हैं। बच्चों, ये इस चैप्टर का एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो है जिसमें हम आपको ये चैप्टर लाइन बाय लाइन अच्छे से समझाएंगे। अगर आपको इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, फेल-अप्स, ट्रू फॉल्स या एमसीक्यूज जानने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की एक पहले से वीडियो अपलोडेड है, उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में बच्चों हमें यहाँ पर एक दोहा दिया गया है जो कि कबीर जी के द्वारा लिखा है, जो कि इस प्रकार है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रही खोदा दई उड़ाए। जिसको इंग्लिश में नीचे इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि just like winnowing makes the husk blow away while retaining the grains, similarly sages let the virtues still while discarding the vices। बच्चों, आप में से बहुत सारे लोगों ने विनोइंग प्रोसेस देखा होगा। बच्चों, विनोइंग का मतलब होता है इस तरीके से सूप पर किसी चीज को पछोड़ना। तो जब हम सूप से पछोड़ते हैं किसी चीज को, तो जो बड़े बड़े दाने होते हैं वो एक जगह इस तरीके से इकट्ठा हो जाते हैं, और जो हस्क होता है यानी कि जो भूसा होता है वो इस तरीके से हल्का होता है और वो उड़ जाता है, और जो बड़े बड़े अनाज के दाने हैं वो इस तरीके से एक जगह आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बच्चों विनोइंग कहा जाता है। तो यहाँ दोहे में यही लिखा है कि जैसे कि जब हम विनोइंग करते हैं, जब हम किसी चीज को पछोड़ते हैं, तो हस्क यानी कि जो भूसा होता है वो उड़ जाता है, वो उड़ करके दूर चला जाता है, और जो ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज का दाना होता है, वो वहीं रिटेन हो जाता है, वहीं इकट्ठा हो जाता है। ऐसे जो सच्चा साधु होता है वो भी विनोइंग प्रोसेस की तरह ही होता है। वो भी हमारे अंदर के जो वर्च्यूज होते हैं यानी हमारे अंदर की जो अच्छाइयां होती हैं उनको हमारे अंदर ही बरकरार रखता है, जबकि जो हमारे अवगुण होते हैं, जो हमारी बुराइयां होती हैं, वाइजेस होते हैं, वो हमारे अंदर से डिस्कार्ड करने में मदद करता है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो सच्चा साधु होता है उसको यहाँ पर विनोइंग प्रोसेस से कंपेयर करते हुए कबीर जी कहते हैं कि जिस तरीके से विनोइंग प्रोसेस में जो भूसा भूसा है, हस्क है, वो उड़ करके दूर चली जाती है और ग्रेन्स एक जगह सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे ही जो साधु होता है वो हमारी सारी बुराइयों को दूर उड़ा देता है और हमारी अच्छाइयों को हमारे अंदर रिटेन करके रखता है। तो आई होप आपको चैप्टर की शुरुआत में दिया हुआ ये दोहा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मल्ली एंड हिज सिस्टर वल्ली आर एक्साइटेड फॉर देयर समर वेकेशन। बच्चों, मल्ली और उसकी बहन वल्ली अपनी समर वेकेशंस को लेकर के यानी गर्मियों में पड़ने वाली छुट्टियों को लेकर के बहुत ही एक्साइटेड थी। देयर पेरेंट्स हैव प्लान्ड अ ट्रिप टू विजिट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स लिविंग अक्रॉस इंडिया। क्योंकि उनके पेरेंट्स ने एक ट्रिप प्लान कर रखी थी। उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया हुआ था कि समर वेकेशन में, गर्मियों की छुट्टियों में, वो लोग अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के घर जाएंगे जो कि अक्रॉस इंडिया, इंडिया की अलग अलग जगहों पे रहते हैं। मुझे जैसे हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाते हैं, ऐसे ही मल्ली और बल्ली भी बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि वो भी अपने समर वेकेशन में ट्रिप पर जाने वाले थे। दे ऑलवेज स्टे इन टच विद देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। वो हमेशा अपने रिलेटिव्स से, अपने रिश्तेदारों से और अपने दोस्तों से टच में रहते थे। डू यू ऑल्सो कीप इन टच विद योर लव्ड वंस? क्या आप भी अपने लव्ड वन से, अपने नाना नानी से, दादा दादी से, चाचा चाची से, मामा मासी से हमेशा टच में रहते हो? ये आपसे पूछा है। तो हाँ बच्चों, हम लोग हमेशा अपने जो लव्ड वंस हैं, जिनको हम प्यार करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, ऐसे फ्रेंड्स और रिलेटिव से हमेशा टच में रहते हैं। हम उन्हें ओकेजनली या रेगुलर बेसिस पर कॉल भी करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं। तो आप इसका आंसर यस बोल सकते हैं। आगे हमें दिया है देयर फर्स्ट हॉल्ट इज एट देयर नानीज मैटरनल्स ग्रैंडमदर्स हाउस इन हरियाणा। उनका जो पहला हॉल्ट था यानी कि जो सबसे पहले वो लोग अपनी नानी के घर गए थे। नानी को इंग्लिश में मैटरनल ग्रैंडमदर कहा जाता है। जो उनकी जो नानी थी वो हरियाणा में रहती थी। इट इज सराउंडेड बाय लार्ज फील्ड्स। और जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा में बहुत सारे बड़े बड़े खेत हैं, तो उनकी नानी का घर भी बड़े से खेतों के बीच में था। मल्ली एंड वल्ली आर फैसिनेटेड बाय द वेराइटी ऑफ ग्रेन्स पाइल्ड अप इन द कोर्टयार्ड। मल्ली और वल्ली ये देख के बहुत ही फैसिनेटेड हो जाते हैं, बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि नानी का जो आंगन है, उनका जो कोर्टयार्ड है, वो अलग अलग तरीके के ग्रेन से भरा पड़ा है, पाइल अप हो रखा है। पाइल अप का मतलब है इस तरीके से उसमें ढेर बना होना। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ग्रेन्स जो हैं वो वहां पे लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोरे में भर करके अलग अलग तरीके के ग्रेन्स रखे हुए हैं। तो ये देख करके जो मल्ली और वल्ली हैं वो तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, फैसिनेटेड हो जाते हैं। देयर मामी मैटरनल आंट
and mama, maternal uncle, along with other community members, are busy separating small stones and husk from the grains with their hands. उनकी जो मामी होती हैं, मामी को इंग्लिश में मैटरनल आंट कहा जाता है और मामा को इंग्लिश में मैटरनल अंकल कहा जाता है। तो उनकी मामी यानी कि मैटरनल आंट और उनके मामा यानी कि मैटरनल अंकल कम्युनिटी के और मेंबर्स के साथ, गांव के और लोगों के साथ मिल करके वो जो ग्रेन्स थे, वो जो अनाज रखा हुआ था, उसमें से पत्थर और भूसे को अलग कर रहे थे और वो लोग ऐसा अपने हाथों से कर रहे थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक थाली में बहुत सारा ग्रेन्स रखा है और उनको वो लोग हाथ से इस तरीके से हाथ से उसमें से पत्थर और भूसे को अलग करके उसे सेपरेट कर रहे हैं। माली एंड वल्ली आर क्यूरियस टू नो व्हाई दिस इज बीइंग डन। मल्ली और वल्ली बहुत ही क्यूरियस हो जाते हैं, बहुत ही इच्छुक हो जाते हैं ये जानने के लिए कि ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, ये लोग पत्थर को और हस्क को, भूसे को अनाज में से अलग क्यों कर रहे हैं। देयर नानी नोटिस देयर क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लेन्स। जो उनकी नानी होती है वो उनकी इस क्यूरियोसिटी को जान जाती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि बच्चों को बड़ी हैरानी हो रही है कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं। तो नानी जो है वो उनकी क्यूरियोसिटी को देख करके उनको एक्सप्लेन करती हैं कि वी आर रिमूविंग दिस स्टोन सो दैट ग्रेन्स आर फिट फॉर कुकिंग, कि हम लोग इसमें से स्टोन्स को और हस्क को इसलिए रिमूव कर रहे हैं, इसलिए हटा रहे हैं ताकि ये पकाने के लिए, कुकिंग के लिए बिल्कुल फिट हो जाए। क्योंकि अगर इसमें पत्थर होगा या भूसा होगा तब तो हम इसे पका के खा नहीं सकते हैं, मुंह में आएगा। हम जब खाते रहेंगे चावल तो हमारे मुंह में भूसा आएगा, पत्थर आएगा। इसीलिए हम उसको पकाने से पहले इसमें से जो भी इम्प्योरिटीज हैं, जो भी पत्थर है, हस्क है, इसको रिमूव कर रहे हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दे गो अराउंड द हाउस टू सी द फील्ड्स एंड द कैटल। तो जो मल्ली और वल्ली होते हैं वो लोग अब घर के आसपास घूमने लग जाते हैं, खेत देखने लग जाते हैं, कैटल्स को देखने लग जाते हैं। बच्चों कैटल का मतलब होता है मवेशी। वो जो जानवर गांव में लोगों ने पाले होते हैं ना, गाय भैंस बकरी, उनको कैटल कहा जाता है। और इसके अलावा फील्ड यानी कि खेतों को वो देखने लग जाते हैं। To keep them busy, Nani gave them a challenge of handpicking small stones from grains while keeping their eyes closed. तो अब उन लोगों को बिजी करने के लिए, ताकि वो लोग बोर ना हो, उनको बिजी करने के लिए जो नानी है वो उन लोगों को एक चैलेंज दे देती हैं। और वो चैलेंज ये होता है कि आप लोगों को अपनी आंखें क्लोज करके, अपनी आंखें बंद करके ग्रेन में से, अनाज में से जो छोटे छोटे पत्थर हैं उनको हैंड पिक करना है, उनको अलग करना है। द मेथड ऑफ पिकिंग बाय हैंड फ्रॉम अ मिक्सचर when two or more substances are mixed, such as small stones and husk from wheat and rice, is called hand picking. और आगे हमें बच्चों हैंड पिकिंग की डेफिनेशन दी है। हैंड पिकिंग का मतलब होता है एक मिक्सचर अगर हमारे पास है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हैं, तो उनको हाथ से पिक करके अलग करने के मेथड को हैंड पिकिंग कहा जाता है। जैसे कि हमारा जो गेहूं है या जो हमारे चावल है, अगर उसमें बहुत सारे जो छोटे-छोटे पत्थर होते हैं या हस्क होता है, भूसा होता है, तो जब हम उसको हाथ से अलग करते हैं, हाथ से उठा करके अलग-अलग करते हैं, तो उस मेथड को हैंड पिकिंग कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे राइस हैं और राइस में साथ में कहीं-कहीं ना मोटे-मोटे, छोटे-छोटे से पत्थर भी हैं, कहीं-कहीं भूसा भी आ रहा है। तो हम उसको हाथों से उठा के हमने पत्थर को अलग कर दिया और भूसे को अलग कर दिया, ताकि जो हमारा राइस है या जो हमारा व्हीट है वो साफ हो सके। तो इस प्रोसेस को हैंड पिकिंग कहते हैं। तो जो नानी है वो दोनों बच्चों को यही चैलेंज देती हैं और कहती हैं आपको ये आंख बंद करके करना है। वैसे हम आंख बंद करके नहीं करते हैं हैंड पिकिंग, हम आंखें खोल के ही करते हैं। लेकिन उनकी नानी ने उन्हें चैलेंज दिया था ताकि वो बच्चे बिजी रहें। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन साइजेस, कलर्स एंड शेप ऑफ द पार्टिकल्स। ये जो हैंड पिकिंग है बच्चों, इसको हम अलग अलग आधार पे करते हैं। जैसे कि साइजेस के आधार पर या शेप या कलर के अकॉर्डिंग या आपसे हम चीजों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारी मोतियां हैं और मुझे ना उसमें से पिंक कलर वाली जो मोती है वो चाहिए, तो मैं ब्लू, पिंक, रेड, बहुत सारी कलर की मोतियां जो मिक्स है मेरी, उसमें से मैं हाथ से उठा उठा के जो पिंक कलर की मोतियां हैं वो कलेक्ट कर लूंगी। तो वो भी हैंड पिकिंग प्रोसेस हो गया। इसमें मैंने कलर के हिसाब से हैंड पिक कर ली अपनी मोतियों को। या फिर साइज के हिसाब से करना, मेरे पास बहुत सारे अलग अलग साइज की मोतियां थी और मुझे छोटी छोटी मोतियां चाहिए थी ताकि मैं अपने लिए एक ब्रेसलेट बना सकूं। तो मैंने छोटी छोटी मोतियों को हाथ से उठा करके अलग कर लिया। तो ये साइज के हिसाब से हो गया। ऐसे अलग अलग हम शेप्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है हम ग्रेन्स में करें, हम बहुत सारी चीजों में हैंड पिकिंग भी मेथड यूज कर सकते हैं। If the particles to be removed are present in a small quantities and can easily be picked by hand picking proves to be an convenient method। यहाँ पे बच्चों आगे ये लिखा है कि अगर जो चीज हमें रिमूव करनी है वो थोड़ी सी क्वांटिटी में ही प्रेजेंट है,
जैसे चावल में बहुत सारा तो चावल होता है, 4-5 किलो चावल है और उसमें जो कंकड़ है वो थोड़े से ही है, 100-50 ही कंकड़ है। तो इसमें हाथ से अलग करना बहुत ही ईज़ी रहेगा ना। जब कोई चीज़ बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेज़ेंट रहती है और उसे हाथ से उठाया जा सकता है। अब वो चावल में जो छोटे-छोटे कंकड़ हैं, उसे हाथ से उठाया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में कोई चीज़ है और हाथ से उठाई जा सकती है, तो ये जो हैंड पिकिंग मेथड है, बहुत ही कन्वीनिएंट रहता है, बहुत ही आसान रहता है। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। At lunch, Malli and Valli are served steaming hot vegetable pulao. While eating the pulao, Nani observes that Mali is separating whole black pepper from the pulao and is placing them aside on his plate. तो बच्चों जब लंच का टाइम होता है, जब दोपहर का समय होता है और भोजन का टाइम होता है, तो मल्ली और वल्ली के लिए गर्मा गर्म वेजिटेबल पुलाव को सर्व किया जाता है। इस तरीके से वो दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो नानी देखती हैं कि जो मल्ली होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, जो मल्ली होता है वो ब्लैक पेपर को यानी काली मिर्च को, जो गोल गोल काली मिर्च होती है ना, होल ब्लैक पेपर, गोल गोल काली मिर्च, उसको उठा करके ऐसे हाथ से उठा उठा के अलग कर रहा था। वो पुलाव में से ब्लैक पेपर को उठा रहा था और इस तरीके से प्लेट में साइड में रख रहा था। वल्ली प्लेफुली टीजेस, वाओ दिस इज हैंड पिकिंग मेथड, नाइस वन। और फिर जो वल्ली होती है वो उसको टीज करते हुए कहती है कि वाह वाह, ये तो हैंड पिकिंग मेथड है। नानी टेल्स देम अबाउट द बेनिफिट ऑफ ब्लैक पेपर एंड एनकरेज मल्ली टू ईट इट। फिर नानी मल्ली को ब्लैक पेपर के फायदे बताती हैं और मल्ली को एनकरेज करती हैं कि हमें ब्लैक पेपर भी खाना चाहिए, और फिर मल्ली उसे खाने लगता है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि पुलाव में से इस तरीके से किसी चीज को अलग करना। जैसे कोई कोई बच्चे होते हैं उन्हें टमाटर पसंद नहीं होता, तो वो खाने में से पहले से ही टमाटर को हटा देते हैं, या किसी को मिर्च पसंद नहीं होती तो वो मिर्च को हटा देते हैं, या फिर किसी को कोई और वेजिटेबल पसंद नहीं है, तो इस तरीके से खाने में से अपनी उस नापसंद वाली चीज को अलग कर देना, प्लेट में निकाल के साइड में रख देना, इसे भी हैंड पिकिंग मेथड कहा जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। लेटर इन द डे their mama takes them to the fields where they observe bundles of harvested wheat stalk lying in the fields। फिर खाना खाने के बाद दिन में उनके जो मामा होते हैं वो उनको खेत में लेकर के जाते हैं, फील्ड में लेकर के जाते हैं, जहां पर वो लोग फील्ड में जो कटी हुई हार्वेस्ट की हुई वीट की फसल रखी थी, गेहूं की फसल रखी थी, उसकी बालियां देखते हैं। इस तरीके से जब वीट को काट दिया जाता है या किसी भी फसल को काट दिया जाता है, गेहूं को, चावल को, तो उनकी इस तरीके से गट्ठर बना के रख दिया जाता है ना बच्चों, तो उसे ही स्टॉक कहा जाता है। तो जब वो लोग बच्चे अपने मामा के साथ खेत में जाते हैं, तो वहां पर वो लोग बहुत सारे स्टॉक्स देखते हैं। सम स्टॉक्स आर स्प्रेड इन द सन फॉर ड्राइंग। कुछ जो स्टॉक्स थे वहां पर वो धूप में सूखने के लिए रखे हुए थे। बोथ ऑफ देम पिक अप अ स्टॉक ईच एंड नोटिस न्यूमरस ग्रेन्स अटैच टू इट। फिर वो दोनों ना एक एक स्टॉक को अपने हाथ में उठा लेते हैं, एक एक डंठल जो होता है वो अपने हाथ में उठा लेते हैं, और वो देखते हैं कि भाई एक एक स्टॉक में ना बहुत सारे न्यूमरस ग्रेन्स जो हैं वो अटैच्ड हो रखे हैं। एक एक बाली में ही बहुत सारे गेहूं उन्हें देखने को मिलते हैं। अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर बीटिंग द स्टॉक्स ऑन अ लार्ज वुडन लॉग। और बहुत सारे फार्मर्स का जो ग्रुप है वो उन स्टॉक को बड़े से वुडन लॉग पर बीट कर रहा होता है, पटक रहा होता है। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, इस तरीके से जो फार्मर होते हैं वो स्टॉक को उस वुडन लॉग पर मारते हैं। क्यूरियसली वल्ली आस्क मामा व्हाई आर दे डूइंग दिस। तो वल्ली जो होती है वो क्यूरियस होकर के मामा से पूछती है कि मामा ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर उनके मामा उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि दे आर बीटिंग द स्टॉक टू सेपरेट द ग्रेन्स, कि ये लोग स्टॉक को इसलिए पीट रहे हैं ताकि इसमें से जो ग्रेन्स हैं, जो दाने हैं, गेहूं के जो दाने हैं, वो अलग किए जा सकें। क्योंकि जब आप इस तरीके से उन बालियों को लेकर के लकड़ी पे मारोगे, तो जो हस्क है और जो ग्रेन्स हैं वो टूट करके अलग हो जाएंगे, इन बालियों में से निकल जाएंगे। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक इज नोन एज थ्रेशिंग। और इस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है। इस तरीके से ये जो स्टॉक है इसमें से दानों को अलग करने के प्रोसेस को, ग्रेन्स को अलग करने के प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है। फार्मर वर्क हार्ड येट दे एंजॉय देयर वर्क। जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो बहुत ही मेहनत करते हैं, फिर भी वो अपने काम को बहुत ही इंजॉय करते हैं। इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी उन्हें अपने काम में मजा आता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे सिंग फोक सॉन्ग्स वाइल वर्किंग।
और समय-समय पर वो लोग अपना काम करते समय जो फ़ोक सॉन्ग होते हैं, जो उस जगह के लोकगीत होते हैं, उन्हें गाते रहते हैं ताकि उनका टाइम भी स्पेंड होता रहे और काम करने में उन्हें मज़ा भी आता रहे। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आपको थ्रेशिंग प्रोसेस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने यहाँ पर हैंड पिकिंग प्रोसेस देखा था और अब हमने यहाँ पे एक और प्रोसेस देख लिया व्हिच इज़ थ्रेशिंग। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। फिर यहाँ हैव फन व्हाइल यू लर्न में दिया हुआ है एक्सप्लोर फोक सॉन्ग ऑफ योर रीजन एंड ट्राई टू सिंग अलोंग विद योर फ्रेंड्स। आपके रीजन का, आपके क्षेत्र का जो भी फोक सॉन्ग है, आपको अपने दोस्त के साथ मिल करके उसे गाना है। तो आप ये एक्टिविटी अपने दोस्त के साथ मिल करके कर सकते हैं। आगे यहाँ पे दिया है बच्चों, द सेपरेटेड ग्रेन्स गेट मिक्स्ड विद द पाइल्स ऑफ हस्क। तो बच्चों जो थ्रेशिंग प्रोसेस है इसके दौरान जब वो दाने जो हैं, जो ग्रेन्स जो हैं वो स्टॉक से अलग होते हैं, जब स्टॉक में जो भी ग्रेन्स अटैच्ड हैं, जब थ्रेशिंग प्रोसेस में वो अलग होते हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारा हस्क भी अलग होता है और ये जो ग्रेन है ये हस्क के साथ मिल जाता है, ऐड हो जाता है। वल्ली विस्पर टू मल्ली, will the farmers handpick the grains to remove them from so much husk? She wonders how much time will the farmer takes to separate these. फिर वल्ली जो है वो मल्ली से कहती है, उसके कान में विस्पर करते हुए बोलती है कि भाई साहब अब ये जो इतना सारा ग्रेन है उसमें इतना सारा जो हस्क मिला हुआ है, क्या ये जो फार्मर है अब ये हैंड पिक करके हैंड पिकिंग प्रोसेस से ग्रेन में से हस्क को रिमूव करेंगे? भाई वो तो बहुत हैरान हो जाती है, वो ये सोच करके बहुत ही वंडर हो जाती है और फिर वो सोचने लगती है कि भाई इतना करने में फार्मर्स को कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा। ये तो बहुत सारा हस्क है, बहुत सारे ग्रेन्स हैं। अगर हाथ से इसको अलग करने बैठे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, इतने सारे ग्रेन्स के साथ साथ यहाँ पे हस्क भी है, तो सोचती है अब इसको हैंड पिक करके अलग करने में तो बड़ा टाइम लगेगा। इस तरीके से वो हैरान हो जाती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन रेज्ड बाय वल्ली। तो चलो वल्ली के द्वारा ये जो क्वेश्चन रेज किया गया है, ये जो क्वेश्चन उठाया गया है, इसका आंसर जानते हैं। चलिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि इतने सारे ग्रेन्स में से इतना सारा हस्क कैसे अलग किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों यहाँ साइड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पफ्ड राइस इज मिक्स्ड विद द चना दाल। जो पफ्ड राइस होता है बच्चों, पफ्ड राइस जो है वो चने में मिक्स हो गया है। कैन यू थिंक ऑफ सेपरेटिंग द मिक्सचर बाय एनी मेथड अदर देन हैंड पिकिंग? क्या आप कोई मेथड बता सकते हो, हैंड पिकिंग के अलावा कोई और मेथड बता सकते हो जिससे हम इस पफ्ड राइस में से चना दाल को या चना दाल में से पफ्ड राइस को अलग कर सकें? तो बच्चों इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ नीचे दी हुई एक्टिविटी में मिल जाएगा। चलिए इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। एक्टिविटी 9.1 में बच्चों हमें बोला है कि आपको एक मुट्ठी रोस्टेड पीनट यानी कि मूंगफली को लेना है और फिर उसको आपको अपने हाथों में अच्छे से अपने पाम में रब कर लेना है और फिर क्या होगा वो आपको बताना है। तो बच्चों जब हम रोस्टेड पीनट अपने हाथों के बीच में अच्छे से रब करेंगे तो उसकी जो स्किन है, जो रेड कलर की पिंक कलर की उसकी स्किन होती है वो बाहर निकल जाएगी और जो मूंगफली के दाने हैं वो अलग हो जाएंगे। तो आपसे पूछा है इज इट पॉसिबल टू सेपरेट द रिमूव्ड स्किन एंड द पीनट्स? तो अब क्या पॉसिबल है कि जो रिमूव्ड स्किन मिली है, जो रेड और पिंकिश कलर की जो मूंगफली की स्किन मिली है और उसमें से मूंगफली को अलग करना क्या पॉसिबल है? ना ट्राई ब्लोइंग इट। अब आप इस पे फूंक मार के देखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो बच्चों जब हम फूंक मारेंगे तो हम देखेंगे कि जो मूंगफली है वो तो हमारे पाम पे, हमारे हाथों में ही रह जाएगी, जबकि जो उसकी स्किन है वो उड़ जाएगी, नीचे गिर जाएगी। Which of these component removed peanut skin or the peanuts are blown away? तो आपसे पूछा है कि कौन सी चीज है जो ब्लो अवे हो जाएगी और कौन सी रह जाएगी। तो हमें पहले ही पता है बच्चों, जो पीनट स्किन है वो हल्की होगी और फूंक मारने की वजह से, हल्की होने की वजह से वो उड़ जाएगी और नीचे गिर जाएगी और जो मूंगफली है वो हमारे हाथ में रह जाएगी। डू यू ऑब्जर्व दैट ब्लोइंग एयर सेपरेट द हैवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट्स? तो हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जब हवा चलती है, जब एयर को ब्लो किया जाता है, तो जो भारी चीज है और हल्की चीज है उसे अलग किया जा सकता है, क्योंकि हवा चलने की वजह से जो हल्की चीज है वो दूर उड़ जाएगी, जबकि जो भारी चीज है वो वहीं रह जाएगी। तो हाउ डू यू थिंक फार्मर सेपरेट सो मैनी ग्रेन्स फ्रॉम हस्क? तो अब आपको क्या लगता है कि ऊपर जो हमें पूछा था, इतने सारे हस्क में से जो फार्मर हैं वो यहाँ पर ग्रेन को कैसे अलग करते हैं? तो यस बच्चों, वो लोग हवा की मदद से उसको अलग करते हैं और ऐसा करने के लिए ट्रेडिशनली एक बैम्बू ट्रे आता था जिसे कि सूप कहा जाता है। आप सबने अपने घरों में इस तरीके की डिवाइस देखी होगी, इसे सूप कहते हैं। ये बैम्बू से बना होता है। इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर।
और इसका इस्तेमाल भारी और हल्की चीजों को अलग करने के लिए किया जाता है। एक मिक्सचर जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, चावल है और साथ में उसमें कुछ हस्क है, तो इन दोनों को, चावल को और हस्क को अलग करने के लिए बैम्बू ट्रे का इस्तेमाल किया जा रहा है, सूप का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब सूप को हम पटकते हैं तो हवा की वजह से जो हल्का हल्का हस्क होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है और फिर हम उसे नीचे गिरा देते हैं, जबकि जो हमारे हैवियर कंपोनेंट होते हैं, हमारा जो भी अनाज होता है, गेहूं चावल या कुछ भी, वो सूप में ही रह जाता है। नेक्स्ट डे उनके जो नाना होते हैं बच्चों, वल्ली और मल्ली के जो नाना होते हैं, वो उन्हें फील्ड में लेकर के जाते हैं ताकि वो उन लोगों को ये प्रोसेस दिखा सकें। मल्ली एंड वल्ली ऑब्जर्व फार्मर स्टैंडिंग ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। द फार्मर इज मूविंग द बैम्बू ट्रे which contain threshed wheat grains in the direction of air or wind। तो मल्ली और वल्ली वहां पर जब जाते हैं, खेतों में जब जाते हैं, तो वो देखते हैं कि एक जो फार्मर है एक ऊंची सी चीज पर खड़ा हुआ है और उसने अपने हाथ में इस तरीके से बैम्बू सूप को पकड़ा हुआ है, और हवा जब चल रही है वो धीरे धीरे इसको, ग्रेन्स को और हस्क को जब नीचे गिरा रहा है, तो जो हस्क है वो हवा चलने की वजह से दूर चली जा रही है, जबकि जो ग्रेन्स है वो पास में ही वहां पे गिरती चली जा रही है और इस तरीके से हीप बना ले रही है। आपने भी इस पिक्चर में यही इन्फर किया होगा, यही देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। जो बोथ द कंपोनेंट्स व्हीट ग्रेन एंड हस्क फॉल एट द सेम प्लेस। फिर आपसे पूछा गया है बच्चों, क्या जो ग्रेन्स है और जो हस्क है वो सेम जगह पर ही गिर रहे हैं? तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। जो हस्क है, जो लाइटर कंपोनेंट है, वो दूर जा करके गिर रहा है, हवा चलने की वजह से वो उड़ जाता है और दूर जा करके गिरता है, और लाइट होने की वजह से, ये हल्का होने की वजह से दूर चला जाता है। जबकि ग्रेन्स के जो दाने होते हैं ये हैवी होते हैं और हैवी होने की वजह से ये एक ही जगह पर, यहाँ पर सेम जगह पर गिर रहे हैं। फिर आगे आपसे पूछा है, विच ऑफ द टू कंपोनेंट्स गेट ब्लोन अवे। इन दोनों कंपोनेंट में से, यानी कि ग्रेन्स में से और हस्क में से, कौन सा चीज है जो कि ब्लो अवे हो जा रहा है, दूर चला जा रहा है? तो आप सबको पता है बच्चों, हस्क जो है वो ब्लो अवे हो जा रहा है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा है, कैन द विंड सेपरेट द टू कंपोनेंट्स। क्या जो विंड है, जो हवा है, उसने इन दो कंपोनेंट को अलग किया है? तो यस बच्चों, हवा की वजह से ही जो लाइटर सब्सटेंस है, यानी कि जो हस्क है, वो दूर चला गया है, और जो हैवियर सब्सटेंस है वो पास में ही एक साथ इकट्ठा होकर के गिर गया है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर आगे बच्चों इस चीज की डेफिनेशन लिखी हुई है, the method of separating heavier and lighter component of a mixture by wind or blowing air is called winnowing। तो इस तरीके से, इस मेथड से किसी हैवी ऑब्जेक्ट को और लाइट ऑब्जेक्ट को एक मिक्सचर में से अलग करने का ये जो प्रोसेस होता है, जिसमें हम हवा का इस्तेमाल करते हैं, हवा चलाते हैं एयर की मदद से, जिसमें हम हैवियर ऑब्जेक्ट को और लाइटर ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से अलग करते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है विनोइंग। इससे पहले हमने हैंड पिकिंग पढ़ा था, जिसमें हम हाथ से छाट करके हर चीज को अलग करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे थ्रेशिंग प्रोसेस पढ़ा था, और जो नेक्स्ट अब हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसका नाम है विनोइंग। बच्चों ये तीनों ही प्रोसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा और भी प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से प्रोसेस हैं। पर उससे पहले बच्चों यहाँ पे लिखा है, हैव यू सीन एनी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी बीइंग डन एट योर होम। क्या आपने भी कभी इस तरीके की कोई एक्टिविटी अपने घर पर देखी है? तो बच्चों पहले के जमाने में तो होता था कि हम लोगों के घर में, सबके घरों में सूप होता था, और जो दादियाँ और मम्मियाँ होती थी वो लोग चावल पकाने से पहले उसको सूप में पटक करके उसमें से जो कंकड़ होते थे या हस्क वगैरह होता था उसको अलग करते थे। लेकिन आजकल तो सभी चीजें बहुत ही साफ सुथरे तरीके से हमें शॉप से ही मिल जाती हैं, तो इस तरीके की एक्टिविटीज अब घर में कम ही होती हैं। लेकिन हो सकता है आप लोगों ने ये एक्टिविटी अभी भी अपने घरों में कहीं देखी हो। तो अगर आपने इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी अपने घर में देखी है तो आप इसका आंसर यस लिख सकते हैं। दिवाली के टाइम पे खाई जाने वाली बच्चों जो खील होती है, उसमें धान जो होता है, धान के जो हस्क होते हैं, वो प्रेजेंट होता है, और उसको इसमें से अलग करने के लिए, खील से अलग करने के लिए भी हम लोग विनोइंग जैसा ही प्रोसेस अपनाते हैं। तो हो सकता है आपने वो देखा हो। फिर इसके आगे बच्चों यहाँ पर हमें मोटू में एक मशीन बना करके दी हुई है। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से थ्रेशिंग करने का एक नया तरीका आ गया है, एक डेवलप्ड तरीका आ गया है, और उस मशीन को कहते हैं थ्रेशर। पहले आपने देखा था ना ऊपर कि जो किसान होते थे वो लोग स्टॉक को इस तरीके से बैम्बू पे पटकते थे, जिसकी वजह से इसमें से ग्रेन्स और हस्क जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता था, और फिर वो लोग विनोइंग प्रोसेस से उस हस्क को और ग्रेन को अलग करते थे। लेकिन अब ये करने के लिए हम एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है थ्रेशर, जिसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं।
जो थ्रेशर मशीन होती है बच्चों, ये स्टॉक से ग्रेन और हस्क दोनों को ही साथ में ही अलग कर देती है। ये जो मशीन होती है ये थ्रेशिंग का प्रोसेस और विनोइंग का प्रोसेस दोनों ही साथ में परफॉर्म कर देती है। मतलब हम जब इसमें हम स्टॉक डालते हैं, इसमें एक तरफ से सारा हस्क जो है वो नीचे गिर जाता है और एक तरफ से सारा जो ग्रेन्स है वो यहाँ से नीचे आ जाता है। तो जो थ्रेशर मशीन है इसने थ्रेशिंग के प्रोसेस को और विनोइंग के प्रोसेस को एक साथ परफॉर्म करके फार्मर्स का काफी सारा टाइम बचा लिया है और साथ में इस प्रोसेस को काफी कन्वीनियंट और इजी बना लिया है। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे दिया है, नेक्स्ट डे जो मल्ली और वल्ली होते हैं वो लोग ट्रेन में बैठ करके अहमदाबाद चले जाते हैं ताकि वो वहां पर उनके पापा के दोस्त घनश्याम भाई से मिल सके। बिफोर लिविंग, जाने से पहले वल्ली जो है वो अपनी मामी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनकी जर्नी के लिए, उनके रास्ते के लिए कुछ मीठी पूड़ी बना दे। बच्चों जो मीठी पूड़ी होती है वो स्वीट इंडियन ब्रेड है जो कि आटे से बनती है, गेहूं के आटे से बनती है। तो जो वल्ली है वो मामी से कहती है कि शैल आई हेल्प यू नीड द व्हीट फ्लावर, कि क्या मैं आपकी आटा गूंदने में मदद कर सकती हूँ। तो मामी उसको बोलती हैं कि आटा गूंदने से पहले हम लोग आटे को साफ करते हैं ताकि उसमें से जो आटे में जो ब्रान है यानी कि जो चोकर है उसे साफ किया जा सके, अलग किया जा सके। उसके बाद ही हम आटे का इस्तेमाल किसी भी डिश को बनाने के लिए करते हैं। तो वल्ली कहती है हाउ डू वी डू इट, हम ऐसे कैसे करेंगे, मतलब हम आटे में से जो चोकर है वो कैसे अलग करेंगे। क्योंकि अभी तक तो वल्ली ने तीन ही प्रोसेस देखे थे, हैंड पिकिंग का, थ्रेशिंग का और विनोइंग का। वो सोचती है कि हम आटे में से चोकर को कैसे अलग करेंगे। जिस पर मामी उन्हें बताती है कि वी यूज सिव फॉर दिस प्रोसेस, कि हम इसके लिए चलनी का प्रयोग करेंगे। बच्चों आप सबने इस तरीके की चलनी अपने घरों में, अपने किचन में देखी होगी, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग आटे को चालते हैं। Swing allow the fine flour particles to pass through the holes of the sieve as shown in the figure. The bigger particles such as bran and small stones remain on the sieve. तो जो मामी है वो उनको बताती हैं कि जो स्विंग प्रोसेस होता है इसमें हम इस चलनी का इस्तेमाल करके आटे को चालते हैं, जिससे जो आटा होता है वो चलनी के होल में से पास हो जाता है और नीचे आकर के जो प्लेट या परात है उसमें गिर जाता है। जबकि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि चोकर यानी कि ब्रान या फिर छोटे-मोटे कंकड़ वगैरह, वो चलनी में ही रह जाते हैं। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से आटा चाला जाता है। आप सबने ये काम अपनी मम्मियों को घर में करते हुए देखा होगा। केयरफुली ऑब्जर्व अस यू। अब आप ध्यान से अगर आप चलनी को देखेंगे, क्या चलनी के जो छेद होते हैं, जो होल्स होते हैं, वो सेम साइज के होते हैं? तो बच्चों हाँ, चलनी के जो छेद होते हैं वो सारे के सारे सेम साइज के और बहुत ही छोटे-छोटे बारीक होते हैं। विल स्विंग वर्क इफ द होल्स ऑफ द स्यू आर लार्जर देन द सब्सटेंस। फिर आपसे पूछा है कि जो चलनी वाला प्रोसेस है, अगर चलनी के जो छेद हैं ये अगर बड़े होंगे, इन सब्सटेंस से बड़े होंगे, ब्रान से और छोटे-छोटे जो स्टोन्स हैं, उनसे अगर बड़े होंगे ये छेद, तो क्या हम चलनी का इस्तेमाल करके फिर भी आटे को चाल पाएंगे? तो नहीं बच्चों, हम ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर चलनी के छेद जो हैं बड़े होंगे, तो आटे के साथ-साथ यहाँ पे नीचे जब हम इसे हिलाएंगे तो जो ब्रान होगा वो भी नीचे आ जाएगा या फिर जो स्टोन्स होंगे वो भी नीचे आ जाएंगे। इसकी वजह से जो आटा है वो साफ ही नहीं हो पाएगा। फिर आगे बच्चों आपसे पूछा है, इज देयर एनी डिफरेंस इन द साइज बिटवीन द पार्टिकल्स दैट पास थ्रू द sieve एंड द पार्टिकल्स दैट रिमेन ऑन द sieve। यानी कि जो चलनी में पार्टिकल्स रह जाते हैं और जो पास होकर के नीचे आ जाते हैं, इन दोनों ही पार्टिकल के साइज में क्या कोई डिफरेंस होता है या दोनों ही पार्टिकल के साइज सेम होते हैं? तो बच्चों हमें पता है कि जो ब्रान का साइज होता है यानी कि जो चोकर का साइज होता है या स्टोन्स वगैरह या और किसी इम्प्योरिटी का जो साइज होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू द फ्लावर साइज। यानी कि आटे के जो पार्टिकल का साइज होता है वो छोटा होता है और जो ब्रान के पार्टिकल का साइज होता है वो बड़ा होता है। और वो बड़ा होने की वजह से ऊपर रह जाता है, ब्रान जो है वो अंदर ही रह जाता है, जबकि जो फ्लावर है वो नीचे आ जाता है क्योंकि वो छेद छेद के कंपैरिजन में छोटा होता है इसलिए वो नीचे गिर जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्विंग प्रोसेस है, जो सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है जिसमें डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उनके कंपोनेंट को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि अगर दो सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स का मिक्सचर बन गया है और दोनों के साइज अलग अलग हैं और हमें उनको अलग करना है, तो हम स्विंग प्रोसेस का यानी कि चलने वाले प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अलग अलग साइज के जो मोती हैं, एक छोटे साइज का मोती और बड़े साइज के मोती हैं, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे साइज के मोती और बड़े साइज के मोती मिक्स हो गए हैं, तब भी हम चलनी का इस्तेमाल करके इनको अलग अलग कर सकते हैं। जो चलनी में होल्स बने होंगे उनसे जो छोटे मोती होंगे वो सारे नीचे आ जाएंगे, जबकि बड़े मोती उसी चलनी में रह जाएंगे।
आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखा होगा कि सैंड में से पेबल्स को और स्टोन्स को, पत्थरों को अलग करने के लिए भी स्विंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वली और जो मल्ली होते हैं वो अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। अहमदाबाद जाकर के वो लोग साबरमती आश्रम में जाते हैं। आप सबने साबरमती आश्रम का नाम सुना होगा, ये गुजरात के अहमदाबाद में है। महात्मा गांधी से संबंधित ये आश्रम है। तो वो लोग वहाँ घनश्याम भाई के साथ जाते हैं और फिर वहां जाकर के वो लोग नमक सत्याग्रह के बारे में जानते हैं और दांडी मार्च के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, क्या आप सब मुझे बता सकते हैं कि साबरमती आश्रम किस लिए फेमस है? तो बच्चों, जो गांधी जी थे वो गुजरात में साबरमती आश्रम में रहा करते थे और वहां पे उनके बहुत सारे जो फॉलोअर्स थे वो भी उनके साथ वहां रहा करते थे। इससे रिलेटेड आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन नेट पर मिल जाएगी, आप इसके बारे में जान सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको डांडी मार्च से रिलेटेड एक पोस्टर बनाने के लिए कहा गया है और डांडी मार्च के बारे में डिस्कस करने के लिए कहा गया है। आई होप आपने ये सब हिस्ट्री की बुक में अपनी पढ़ा होगा। जो मल्ली है जब वो डांडी मार्च के बारे में जानती है तो फिर वो पूछती है कि नमक कहाँ से आता है। नमक जो कॉमन सॉल्ट होता है जो हम लोग अपने खाने में खाते हैं, तो वो पूछती है कि जो नमक है वो हमें कहाँ से मिलता है, वेयर इज नमक ऑब्टेन फ्रॉम। तो घनश्याम भाई उसका जवाब देते हैं कि ये सी वाटर से आता है, यानी कि समुद्र के पानी से बनता है। सी वाटर जो होता है वो मिक्सचर होता है सॉल्ट का और बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस का वाटर में। और सी वाटर में से सॉल्ट को प्राप्त करने के लिए हम लोग इस तरीके से ना छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं और इन गड्ढों में जो समुद्र का पानी है वो ला करके रख दिया जाता है और फिर इसे सूरज की रोशनी में और हवा में खुला छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद ये जो पानी है, ये सारा का सारा पानी एवोपरेट हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। उसमें से पूरी तरीके से सारा पानी गायब हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे सिर्फ सॉलिड मिक्सचर ही रह जाता है। प्योरिफिकेशन के और भी बहुत सारे प्रोसेस करने के बाद हमें उसमें से कॉमन सॉल्ट मिल जाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि समुद्र के आसपास का जो इलाका होता है, जो समुद्र का तटीय क्षेत्र होता है, वहां पर छोटे छोटे इस तरीके के गड्ढे बना दिए जाते हैं। उन गड्ढों में समुद्र से लाके पानी रख दिया जाता है और फिर सूरज की धूप पड़ने की वजह से ये जो पानी है ये इसमें से एवोपरेट हो जाता है, उड़ करके वाष्प बन के गायब हो जाता है और यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड मिक्सचर्स रह जाता है। इसमें सॉल्ट के साथ साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होती हैं जिसे फर्दर प्रोसेस से गुजारा जाता है और लास्ट में इसमें से हमें सॉल्ट मिल जाता है। फिर आगे बच्चों आपको यहाँ पे दिया है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं जिनमें कॉमन सॉल्ट पाया जाता है। जैसे कि राजस्थान की जो सांभर लेक है वो भी एक ऐसी लेक है जिसका पानी जो है वो खारा होता है, यानी कि इस लेक के पानी में नमक पाया जाता है, सॉल्टी होता है ये वाटर। तो क्या आप ऐसे और भी किसी एग्जाम्पल को बता सकते हैं? यदि हाँ तो आप इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि सॉल्ट को एक सॉल्ट सॉल्यूशन में से कैसे अलग किया जाता है। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक्टिविटी 9.2 में दिया है बच्चों, आपको एक बॉल में, एक कटोरे में या किसी भी कंटेनर में आधा पानी भर लेना है। उसके बाद आपको उसमें 2-3 चम्मच नमक डालने हैं और उसको अच्छे से घोलना है जब तक कि सॉल्ट उसमें अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए और एक हमें सॉल्यूशन ना मिल जाए, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन ना मिल जाए। इसके बाद हमें बोला है कि आपको ब्लैक या फिर डार्क कलर का थिक पेपर लेना है और जो हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया था उसकी कुछ ड्रॉप हमें उसके ऊपर डालनी है। आप यहाँ पे किसी भी तरीके की अपनी पसंद की आर्ट भी बना सकते हो, किसी भी तरीके का डिजाइन बना सकते हो सॉल्ट सॉल्यूशन से उस पेपर के ऊपर और फिर आपको उसे कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। तो जब बच्चों आप उस पे पानी डालेंगे, ब्लैक कलर के पेपर पे जब आप सॉल्ट सॉल्यूशन डालेंगे तो कुछ ऐसा गीला गीला दिखेगा और सूखने के बाद वो कुछ ऐसा हो जाएगा। आप चाहें तो अलग अलग तरीके की इस तरीके से आर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चों आप देखेंगे कि जब वो गीला था तब तो उसमें पानी का ऐसे पैच दिख रहा था, फिर थोड़ी देर बाद जब वो पानी गायब हो जाता है तो वहां पर इस तरीके से व्हाइट कलर का पैच मिलता है। आपको क्या लगता है बच्चों कि वो वहां पर क्या दिख रहा है? हमें हमें पेपर के ऊपर वहां पे क्या चीज है जो दिख रही है? तो हम लोग बच्चों वहां पर सॉल्ट की प्रेजेंस को फील कर पाएंगे। जो सॉल्ट और पानी का मिक्सचर था, जब हमने उसे इस तरीके से पेपर पे डाला तो उसमें सॉल्ट और वाटर था। थोड़ी देर बाद जब पानी इवापोरेट हो गया तो वहां पे सिर्फ सॉल्ट सॉल्ट इस तरीके से बचा, तो हम वहां पर सॉल्ट की प्रेजेंस को फील कर पाएंगे। तो आप सबने एक जो चैप्टर था हमारा अ जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर, उस चैप्टर में हमने देखा था कि जो पानी है वो सारा का सारा एवापोरेट हो जाता है, गायब हो जाता है, हवा में वाष्पीकृत हो जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। बच्चों, ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम में जो होलिस्टिक हेल्थ की अप्रोच थी, यानी कि दवाई बनाने का जो तरीका था, इलाज करने का जो तरीका था जिसे कि आयुर्वेद कहा जाता है, उसमें हम बहुत सारी तरीके की हर्ब्स का इस्तेमाल करते थे, बहुत सारी तरीके की औषधियों का इस्तेमाल करते थे जो कि हमें प्लांट्स की रूट से, लीव से, फ्लावर से और सीड से मिला करती थी।
बहुत सारे हमारे जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं जैसे कि नीम, तुलसी, अश्वगंधा, इन सब की रूट, लीव्स, फ्लावर्स और सीड से हम लोगों को मेडिसिन्स मिला करती थी जिससे हम बहुत सारी रेमेडीज किया करते थे। तो इन चीजों को भी हम सुखाया करते थे, शेड में सुखा देते थे, जिसकी वजह से इनमें जो एक्सेस वाटर पाया जाता था, जो अत्यधिक मात्रा में पानी पाया जाता था, वो वाष्पीकृत हो जाता था और जो एक्चुअल पार्ट हमें यूज करना होता था मेडिसिन्स के लिए वो हमारे पास बच जाता था। तो एवोपोरेशन प्रोसेस में हम जो एक्सेस वाटर होता है उसको वाष्पीकृत करके उड़ा देते हैं। यहाँ पे आप एक एक्टिविटी देख सकते हैं। इस एक्टिविटी को आपको अपने टीचर्स की प्रेजेंस में करना है या फिर आपके टीचर ही आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, क्योंकि इसे करते समय हमें हीट करना पड़ेगा, बर्तन को आग जलानी पड़ेगी, तो इसके लिए हमें थोड़े से प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है। आपसे बोला है कि आपको एक चाइना डिश में सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है, नमक और पानी का मिक्सचर लेना है। अगर चाइना डिश नहीं है आपके पास तो आप किसी भी तरीके के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को ले लेंगे, फिर आप उसको गर्म करेंगे और जब वो बहुत देर तक गर्म होता रहेगा, बॉईल होता रहेगा, तो आप देखेंगे कि जो उसमें से पानी है वो सारा वाष्प बन के उड़ जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा और वो जो बर्तन है आपका जो वो ठंडा हो जाएगा, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि चाइना डिश में कुछ बच गया है। वो चीज क्या बची होगी बच्चों? सॉल्ट सॉल्यूशन में से वाटर तो एवोपरेट हो गया होगा और जो सॉल्ट होगा वो हमें मिल जाएगा। यानी कि जब हमने सॉल्ट सॉल्यूशन को गर्म किया तो जो पानी था वो तो भाप बन के वाष्प बन के उड़ गया, लेकिन जो सॉल्ट है वो हमें चाइना डिश में या हमारी जो भी बर्तन है उसमें मिल जाएगा। क्या आपको सॉल्ट वापस मिल गया था बच्चों? तो आप इसका आंसर लिख देंगे यस। कैन यू फील द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन द चाइना डिश बाय टचिंग द सॉल्ट विद योर फिंगर? क्या आप चाइना डिश में जो सॉल्ट बचा है आप उसको अपने फिंगर से टच करके फील कर सकते हैं? तो यस बच्चों, हम उसे फील कर पाएंगे। तो फिर यहाँ पे जो मल्ली है वो कह रहा है कि क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे मुझे सॉल्ट भी मिल जाए और पानी भी मिल जाए, लेकिन सॉल्ट सॉल्यूशन अलग अलग हो जाए, मतलब सॉल्ट अलग मिल जाए और वाटर अलग मिल जाए। तो हाँ बच्चों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि हम सॉल्ट सॉल्यूशन को जब बॉईल करें तो हमें सॉल्ट और वाटर दोनों ही प्राप्त हो सके। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि हमने एक बर्तन में सॉल्ट सॉल्यूशन लिया जिसमें कि सॉल्ट और वाटर का मिश्रण है। जब मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन को गर्म किया तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर पानी है ये भाप बन के वेपर बन के ऊपर आने लगेगा, लेकिन क्योंकि इसमें यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ है तो ये भाप जो है वो बाहर नहीं जा पाएगी और ये इस नोजल से बाहर आने लगेगी। और अगर मैं यहाँ पर एक बर्तन को इस तरीके से रखूं तो ये भाप यहाँ पर आने के बाद हमें पता है कि यहाँ पे इसके अंदर तो इसका टेम्परेचर गर्म है और इसी वजह से ये भाप बन के ऊपर आ गई है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इस ढक्कन से टकरा करके वो भाप ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कंडेंसेशन प्रोसेस। तो इस तरीके से वो कंडेंस हो जाएगी और यहाँ से पानी बन करके वो बूंद बूंद से यहाँ पे टपक जाएगी और हमें दूसरे कंटेनर में वो प्राप्त हो जाएगी। और ये प्रोसेस काफी समय तक चलता रहेगा जब तक कि इसके अंदर का सारा पानी खत्म नहीं हो जाता और इस तरीके से भाप बन के यहाँ पर दोबारा वापस नहीं मिल जाता। और एंड में हमें यहाँ पे तो सॉल्ट मिल जाएगा और सारा पानी हमारा यहाँ पर वेपर बन के फिर बाद में कंडेंस होके और दोबारा से वाटर बन के हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने भी अपने घरों में नोटिस किया होगा कि जब आप किसी बर्तन में खाना बनाते हैं और उसके ऊपर उसको कवर करके रखते हैं, तो जब आप उस ढक्कन को हटाते हैं थोड़ी देर बाद तो वहां आपको ढक्कन के नीचे काफी सारा पानी देखने के लिए मिलता है। तो पानी बच्चों कहाँ से आता है? वो पानी उस खाने के अंदर से होता है जो कि एवोपरेट होकर के उस प्लेट पे लग जाता है, उस ढक्कन पे लग जाता है और बाद में कंडेंस होने के बाद वो दोबारा से वाटर बन जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। अब इसके बाद बच्चों टाइम आ गया था मल्ली और वल्ली के दादा दादी के घर जाने का। यानी कि अब उन्हें अपने पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाना था जो कि पुडुचेरी में रहते थे। तो लोग जब वो वहां जाते हैं तो उनका एक जो पुराना बचपन का दोस्त था, उनका पड़ोस में रहने वाला दोस्त बालन, उससे मिलके बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। पुडुचेरी जाने के बाद वो लोग पुराने समय के बारे में, पुराने बचपन के दिनों के बारे में बात करने लग जाते हैं और उन्हें रियलाइज ही नहीं होता कि कब शाम हो जाती है और दादाजी जी का चाय पीने का समय हो जाता है। जिस पर उनके दादाजी कहते हैं कि आई शैल प्रिपेयर टी फॉर यू, कि मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाऊंगा। बच्चे कहते हैं कि हम भी आपकी मदद करेंगे। तो जब दादाजी चाय बना रहे होते हैं तो वो उन्हें बच्चों को बताते हैं कि किस तरीके से चाय को बनाया जाता है। दादाजी उनके साथ अपनी कुछ टिप्स शेयर करते हैं। बालन जो होता है वो दादाजी से पूछता है कि चाय बनाते समय आपने जो चाय की पत्ती डाली है, चाय बनने के बाद आप उसको कैसे अलग करोगे? जिस पर दादाजी कहते हैं ऑब्वियसली विद अ स्ट्रेनर। और फिर दादाजी बोलते हैं क्या तुम्हें पता है कि अगर आपके पास छन्नी ना हो, स्ट्रेनर ना हो,
तभी आप टी लीफ को टी में से अलग कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। वो वल्ली कहती है अच्छा कैसे? जिस पर दादाजी कहते हैं थोड़ी देर के लिए जो बर्तन है आप इसको ना बस ऐसे छोड़ दो, अनडिस्टर्ब छोड़ दो, मतलब उसे हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ी देर बाद जो होगी, जो चाय की पत्ती होगी ना वो नीचे बैठ जाएगी और फिर आप उसको जेंटली बड़े ही ध्यान से आराम से किसी भी कप में पोर कर सकते हो, पलट सकते हो। वल्ली कहती है ओ हाँ, क्योंकि चाय की पत्ती जो है वो सारी की सारी बॉटम में बैठ जाएगी तो हम उसको आराम से अलग तो कर सकते हैं। फिर जिस पर दादाजी उन्हें बताते हैं कि ये जो प्रोसेस है जिसमें जो हैवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल होता है, जो भारी इनसॉल्युबल कंपोनेंट होता है, ये जब मिक्सचर में नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में, इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। और जब हम उस बर्तन में से लिक्विड बिना ज्यादा हिलाए डुलाए आराम से अलग करते हैं तो इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहा जाता है। कि जैसे हमने इस बर्तन में जब चाय बनाई तो इसमें जो चाय की पत्ती है वो तो चाय में घुलेगी नहीं ना। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस बर्तन को अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो ये जो इनसॉल्युबल हैवी पार्टिकल्स हैं यानी कि जो चाय की पत्ती है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी और जो लिक्विड है जो चाय है वो आपके ऊपर आ जाएगी। तो ये जो हैवी पार्टिकल्स का नीचे बैठने का प्रोसेस है और लिक्विड के ऊपर आने का ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है। और जब हम आराम से उठा करके इस बर्तन को, ये जो चाय पैन है, ताकि चाय की पत्ती पीछे ही रहे, सिर्फ चाय चाय इसमें गिरे, तो इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहा जाता है। इसमें हम बर्तन को टिल्ट करके सिर्फ लिक्विड को, जो कि हमारी यहाँ पर चाय है, उसको हम रिमूव कर रहे हैं जबकि चाय की पत्ती को हम यहीं रहने दे रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बच्चों डिकेंटेशन कहा जाता है। आई होप आपको ये सारे प्रोसेस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इन सब की डेफिनेशन इतनी अच्छी तरीके से बुक में लिखी हुई है, आप इन्हें याद कर लीजिए। और साथ ही इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिलअप्स हैं, मैचिंग्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं या एमसीक्यूज हैं, उन्हें जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के एक डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है उसे देख सकते हैं। फिर आगे बच्चों दादाजी कहते हैं सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस में भी हम लोग पूरी तरीके से, ये कंप्लीट प्रोसेस तो है नहीं, इसमें अभी भी हमारे मुंह में कुछ चाय की पत्ती आ सकती है। हम कितना भी आराम से, कितना भी बारीकी से चाय को इस तरीके से कप में पलटने की कोशिश करें, लेकिन थोड़ी बहुत जो चाय की पत्तियां हैं वो हमारे कप में आ जाएंगी और इवेंचुअली फिर हमारे मुंह में भी आ जाएंगे, क्योंकि ये कंप्लीट सेपरेट करने का प्रोसेस नहीं है। फिर दादाजी कहते हैं कि जो चाय है वो तैयार हो चुकी है। तो जो बल्ली है वो जल्दी से टी स्ट्रेनर लाती है, यानी कि छन्नी लेकर के आती है शेल्फ में से और दादाजी को दे देती है। फिर दादाजी कहते हैं चलो मुझे छन्नी से चाय को छानने दो, इस स्ट्रेनर का इस्तेमाल करके चाय को छानने दो। और फिर आप सभी देख सकते हो कि स्ट्रेनर में सारी की सारी जो भी टी लीव्स थी वो कलेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से चाय की पत्ती को चाय से अलग करने के इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। आई होप बच्चों ये प्रोसेस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ पे सोचने लगता है, जब हम चावल धोते हैं या दाल धोते हैं या किसी भी तरीके की कोई सब्जी धोते हैं तो हम लोग सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस का ही इस्तेमाल करते हैं क्या? तो हाँ बच्चों, हम लोग सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस का ही इस्तेमाल सब्जी, दाल, चावल इस तरीके से धोने में उनका इस्तेमाल करते हैं। बालन पूछता है मल्ली से, इफ ही कुड यूज अ टी स्टेनर टू फिल्टर मडी वाटर, लेट मी ट्राई एंड फाइंड आउट। बालन मल्ली से बोलता है कि क्या हम लोग टी स्टेनर का इस्तेमाल करके मिट्टी वाले पानी को, मडी वाटर को भी फिल्टर कर सकते हैं? चलो ट्राई करते हैं और देखते हैं। जिस पर दादाजी कहते हैं ठीक है, जब तुम लोग मडी वाटर में से मड को और वाटर को अलग करने जाओगे स्ट्रेनर का इस्तेमाल करके, तो तुम लोग ना थोड़ा सा एक बार कपड़े का भी इस्तेमाल करके देख लेना और फिर देखना क्या डिफरेंस आपने देखा। मतलब जब आप मडी वाटर में से मड को और वाटर को अलग करोगे तो जब आप टी स्ट्रेनर से अलग करोगे तब देखना कि क्या हुआ, और जब आप कपड़े की मदद से उसे छानोगे ना तब देखना कि क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो मल्ली बोलती है कि हम लोग कपड़े का इस्तेमाल क्यों करेंगे? जिस पर दादाजी कहते हैं कि जो कपड़ा होता है उसमें जो छेद होते हैं वो बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो जब आप पानी को इस तरीके से सेपरेट कर रहे होगे ना, तो जो छोटे छोटे पोर्स हैं इससे जब पानी नीचे जाएगा, नीचे गिरेगा, ग्लास में गिरेगा, तो पानी ज्यादा अच्छे से फिल्टर हो पाएगा। और पुराने जमाने में लोग जब स्टेनर्स नहीं हुआ करते थे, छन्नियां नहीं हुआ करती थी, तो लोग कपड़े का ही इस्तेमाल करते थे। बट अगर पानी जो है, जब हम कपड़े का इस्तेमाल करके मडी वाटर से मड को अलग कर रहे हैं, तो अगर फिर भी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, फिर भी उसमें बहुत सारा मिट्टी रह जाती है, मतलब हमने पहले छन्नी का इस्तेमाल करके पानी को छान लिया, कपड़े का इस्तेमाल करके भी पानी को छान लिया, फिर भी अगर उसमें इम्प्योरिटीज रह जाती हैं तो दादाजी कहते हैं फिर फिल्टर पेपर का आप इस्तेमाल करके देखना। फिल्टर पेपर एक ऐसा पेपर होता है, एक ऐसे तरीके का
पेपर होता है जिसमें बहुत ही छोटे-छोटे बहुत ही बारीक-बारीक बहुत सारे छेद होते हैं और जिनका इस्तेमाल फ़िल्टर करने के लिए ही किया जाता है, यानी कि छानने के लिए ही किया जाता है। यहाँ नीचे हमें एक्टिविटी 9.4 दी हुई है। इसमें हमें बोला है हमें एक फ़िल्टर पेपर लेना है। इस तरीके से गोल फ़िल्टर पेपर लेना है, फिर उसे हाफ़ फ़ोल्ड कर देना है, फिर उसे 1/4 ऐसे फ़ोल्ड कर देना है और फिर वो इस कोन मिल जाएगा। अब ये जो कोन हमें मिला है इस तरीके से फनल के ऊपर ये जो भी हमारी फनल है इसके ऊपर हमें रख देना है। फिर इसके अंदर हमें मडी वाटर डालना है। हमने देखो यहाँ पे एक ट्राइपॉड लगाया ताकि ये बर्तन हिले नहीं और नीचे हमने एक कॉनिकल फ्लास्क रख दिया है और इसके अंदर जो हमारा फिल्टर पेपर है इसके अंदर हमने मडी वाटर यानी कि मिट्टी वाला पानी डाल दिया है। फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे बच्चों? तो हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि धीरे-धीरे जो पानी है वो नीचे आ जाएगा और जो मड है यानी जो मिट्टी है वो ऊपर ही रह जाएगी। डू द मड पार्टिकल पास थ्रू द फिल्टर पेपर? क्या मड पार्टिकल भी पास होकर के नीचे आएंगे? तो नहीं बच्चों, मड पार्टिकल नीचे नहीं आएंगे। मड पार्टिकल तो ऊपर फिल्टर पेपर में ही रह जाएंगे। वाटर कमिंग फ्रॉम द फनल विल बी कलेक्टेड इन द कॉनिकल फ्लास्क। और इस तरीके से जो फनल से पानी आ रहा है इसको हम एक कॉनिकल फ्लास्क में से इकट्ठा कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिक्विड में से सॉलिड इम्प्योरिटीज को कैसे कैसे अलग किया जा सकता है। एक तो हमने प्रोसेस पढ़ा था सेंडिमेंटेशन का, जिसमें हम उसको पहले नीचे बैठने का इंतजार करेंगे, जो इम्प्योरिटीज है उसके नीचे बैठने का इंतजार करेंगे। फिर इसके अलावा डिकेंटेशन प्रोसेस है जिसमें हम आराम से जो वेसल है उसको टिल्ट करके लिक्विड को सॉलिड इम्प्योरिटीज से अलग कर लेंगे। इसके अलावा हम लोग स्ट्रेनर का इस्तेमाल करके भी छान सकते हैं या फिर क्लोथ का इस्तेमाल करके भी छान सकते हैं। और अगर इनसे भी बात नहीं बन रही है तो लास्ट में हम लोग फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके उसको इस तरीके से छान लेंगे। यहाँ पे यही लिखा है कि जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है उसमें हमें क्लियर वाटर मिल जाएगा और जो मड है वो फिल्टर पेपर में रेसिड्यू की फॉर्म में हमें ऊपर मिल जाएगी। फिर यहाँ मोर टू नो में लिखा है कि फिल्टर पेपर के अलावा और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जैसे कि कॉटन, चारकोल, सैंड, इनका इस्तेमाल भी फिल्टर करने के लिए किया जाता है, जिसके बारे में बच्चों हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हमें नहीं दिया हुआ है। फिर वल्ली अपनी दादी के साथ एक नेचर वॉक पर जाती है, बाहर ऐसे ही टहलने के लिए जाती है। वो वहां पर एक पॉन्ड में कुछ पानी को इकट्ठा देखती है। वहां देखती है कि पॉन्ड में गंदा पानी इकट्ठा हो रखा है और वो ये ऑब्जर्व करती है कि पानी में कुछ अनवांटेड सब्सटेंस भी हैं, इम्प्योरिटीज हैं, बहुत सारी मिट्टी और कंकड़ वगैरह पड़े हुए हैं। तो वो उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर के आ जाती है और एक एक्टिविटी डिजाइन करती है, एक वर्किंग मॉडल डिजाइन करती है, क्रिएट करती है, जिससे कि वो उस पानी को फिल्टर कर सके। तो आप सबने भी बच्चों ये प्रोसेस देख लिया है। आई होप आप भी अब मडी वाटर में से मड को अलग कर सकते हैं और ये बहुत ही लो कॉस्ट मटेरियल में आपका ये जो वर्किंग मॉडल है वो तैयार हो जाएगा। फिर आगे डू यू नो में दिया हुआ है बच्चों कि जो टी बैग्स हैं, आप सबने देखा होगा ना इस तरीके से टी बैग्स आते हैं जिससे चाय बनती है। जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो रास्ते में हम इस तरीके के टी बैग्स वाले टी को पीते हैं। निचले बच्चों ये जो टी बैग्स हैं ये सॉफ्ट क्लॉथ से बनते थे, ज्यादातर ये सिल्क से बने होते थे क्योंकि जो सिल्क होता था वो आराम से इन टी लीव्स को अच्छे से होल्ड कर पाता था, पकड़ पाता था और जो पानी था उसके अंदर से वो इजीली पास हो पाता था। सिल्क जो होता है बच्चों बहुत ही स्ट्रॉन्ग कपड़ा होता है, वो इजीली फटता नहीं है। तो जब हम उसे गर्म पानी में डालते थे तो वो इजीली फटता नहीं था। तो आराम से हम लोग जो सिल्क से बने हुए टी बैग्स थे उसका इस्तेमाल हम हॉट वाटर में कर पाते थे। लेकिन फिर बाद में बच्चों लोगों ने फिर गॉज और म्यूसलिन नाम के जो कपड़े होते हैं ना उनका इस्तेमाल करके टी बैग्स बनाना शुरू कर दिया क्योंकि ये सिल्क के कंपैरिजन में थोड़े सस्ते आते थे। और इवेंचुअली अब जितने भी टी बैग्स बनते हैं, आज के जमाने में जितने भी टी बैग्स बनते हैं वो फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके बनते हैं। अगर आपके घर में भी टी बैग्स हों तो अगर आप उनसे ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो फिल्टर पेपर से ही बना हुआ है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मल्ली और वल्ली पास की ही एक नदी में अपने दादाजी और उनके एक दोस्त अट्टुकम के साथ बोट राइड पर जाते हैं। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे वल्ली और मल्ली अपने दादाजी के साथ और उनके एक दोस्त अट्टुकम के साथ बोट राइड पर गए हुए हैं। अट्टुकम जो था बच्चों वो एक फिशरमैन था, मछुआरा था और यहाँ आप देख सकते हैं कि वो मछलियां पकड़ रहा है। जब वो फिशिंग नेट को पानी में डालता है और जब उसमें मछलियां पकड़ ली जाती हैं तो मछलियां जो है वो सारी की सारी ऐसे ऊपर आ जाती हैं और इस जाले में से सारा का सारा जो पानी है वो नीचे दोबारा नदी में चला जाता है। इसमें जितना भी पानी है वो सारा का सारा जैसे स्टेनर से सारा पानी नीचे बर्तनों में गिर जाता है, ऐसे ये नेट से सारा पानी नदी में गिर जा रहा है और जैसे रेसिड्यू ऊपर मिल जा रहा था ऐसे ही सारी जो फिश है वो नेट में मिल जाती हैं। तो जो वल्ली होती है वो कहती है अरे ये तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस की तरह ही है।
फिर उसके बाद जो मल्ली होता है वो देखता है कि टूटी हुई वाटर वाटर बॉटल और प्लास्टिक के बैग्स जो हैं वो सब भी उसके साथ ही ना नेट में अंदर ऊपर आ गए थे। और एक बड़ी सी जो मछली थी उसके मुंह के अंदर ना स्ट्रॉ था वो फंसा हुआ था। और उस नेट में मछलियों के साथ साथ बहुत सारे फूड के रैपर भी पड़े हुए थे। बहुत मतलब मछलियों के अलावा बहुत सारी और भी चीजें जो हैं वो इस नेट में फंस गई थी। तो मल्ली और वल्ली ये चीज भी नोटिस करते हैं कि जाली में सिर्फ मछलियां नहीं पकड़ी गई हैं, बल्कि बहुत सारा प्लास्टिक और बहुत सारे जो फूड रैपर्स हैं वो सब भी आ गए हैं। जिसे देख करके वो लोग बहुत दुखी होते हैं कि किस तरीके से लोगों ने नदियों में ऐसे प्लास्टिक को फेंका हुआ है। फिर यहाँ पर जो वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड, रिवर पॉल्यूशन और ओशन पॉल्यूशन से रिलेटेड एक पोयम दी हुई है। ये आधी आधी पोयम दी है, आपको इसे कंप्लीट करने के लिए कहा है। तो आप इसमें अपनी पसंद की लाइंस को ऐड करके और राइमिंग करते हुए इस पोयम को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर जानना है तो हमारी जो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो है हमने उसमें इसका आंसर प्रोवाइड करा रखा है, आप वहां से इसका आंसर देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ ही डिस्कस करना है। अगर आपके घर में बच्चों जो दूध है खराब हो जाता है, फट जाता है, तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके बताना है कि आप उसका किस किस अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उस फटे हुए दूध का आप क्या कर सकते हैं, उससे क्या बना सकते हैं, और साथ ही आप उसको किस प्रोसेस से अलग करेंगे ये भी आपको बताना है। तो बच्चों जो फटा हुआ दूध होता है हम उसको फिल्ट्रेशन की तरह, जैसे हम स्ट्रेनर वगैरह का इस्तेमाल करके छान सकते हैं। और उसमें जो फटा हुआ जो दूध होगा, मोटा मोटा जो उसका हिस्सा होगा, मलाई वाला जो हिस्सा होगा, हम उसको कढ़ाई में पका करके और उसमें चीनी ऐड करके एक मिठाई सी बन जाएगी, हम उसे बना करके खा सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ अगर आपके घर में होता है तो आप वो भी अपने पेरेंट्स से पूछ करके यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद मल्ली और वल्ली जो है वो अपने दादा दादी जी की ब्लेसिंग्स लेकर के और बालन को गुड बाय बोल करके मध्य प्रदेश के लिए निकल जाते हैं। जो ट्रेन होती है फिर वो मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल में पहुंचती है। सूरज जो था वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है और दिन गर्म होने लगता है। वो लोग अपनी मासी के घर जा रहे होते हैं। मासी को इंग्लिश में मैटरनल आंट कहा जाता है। वो लोग जब अपनी मासी के घर जा रहे होते हैं मध्य प्रदेश में भोपाल में, तो वो लोग एक ढाबे पर रुक करके छाछ पीते हैं, यानी कि बटर मिल्क को पीते हैं। मल्ली वहां पर शॉपकीपर से वहां पर लगी हुई एक बड़ी सी पेंटिंग के बारे में पूछती है जो कि ढाबे पे लगी हुई थी। इस तरीके की एक पेंटिंग जो थी वो वहां ढाबे पे लगी हुई थी। तो जो मल्ली होता है वो शॉपकीपर से पूछता है कि ये पेंटिंग में क्या हो रहा है। जिस पर शॉपकीपर उसे एक्सप्लेन करता है कि जो लेडी है ये चर्निंग प्रोसेस कर रही है, यानी कि मथने का काम कर रही है। जब दही को कर्ड को चर्न किया जाता है, मथनी से मथा जाता है, तो उसमें से जो बटर होता है वो अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को करते समय जो बटर होता है वो हल्का होने की वजह से फ्लोट करने लगता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। जबकि जो बटर मिल्क होता है यानी कि जो छाछ होता है वो नीचे ही छूट जाता है, पीछे ही छूट जाता है, जिसे कि आप पी रहे हो। तो इस तरीके से जो शॉपकीपर होता है वो मल्ली को उस पेंटिंग के बारे में बताता है। आई होप आपको यहाँ पे जो चर्निंग प्रोसेस था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो चर्निंग प्रोसेस है उसका इस्तेमाल कर्ड में से बटर को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। आप इसकी डेफिनेशन भी अच्छे से याद कर लेंगे। फिर आगे लिखा है, Their stay at Masi Place has become enjoyable and they are looking forward to share all their memories with their friends upon returning home. वो लोग जब मासी के घर रुके थे तो वो जो उनका स्टे था वो बहुत ही इंजॉयबल था, बहुत ही मजेदार था। उन्होंने वहां पर बहुत सारे मजे किए और अब बस वो इसी चीज का इंतजार कर रहे थे, इसी चीज के बारे में सोच रहे थे कि जो उन्होंने इतनी सारी मेमोरीज बनाई हैं, इतनी सारी जो यादें बनाई हैं, इतना सारा जो इंफॉर्मेशन गेन किया है, वो जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाएं और वापस जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ उस सारी चीजों को वो लोग शेयर करें। अब फाइनली टाइम आ गया था कि वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर जाएं। जो उनकी समर वेकेशन की ट्रिप थी वो लगभग एंड होने को आ गई थी। अब उनका बस एक लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन बचा था जो कि था मेघालय की कैपिटल सिटी शिलोंग। अब ये फाइनल डेस्टिनेशन था। वो लोग समर वेकेशन पे अलग अलग जगह गए ना, पहले वो हरियाणा गए थे, फिर वो लोग अपने नाना नानी के घर गए, दादा दादी के घर गए, मासी के घर गए, और वो फाइनली मेघालय जाते हैं जहां पर उनकी बुआ रहती हैं। उनकी बुआ का घर शिलोंग में था। तो जब वो लोग वहां जाते हैं तो वो नोटिस करते हैं एक जो कारपेंटर है, यानी कि एक जो बढ़ई है जो लकड़ी का काम करके फर्नीचर बनाता है, वो दरवाजा बना रहा होता है, वो लकड़ी का एक दरवाजा बना रहा होता है। और जो वो लकड़ी का दरवाजा बना रहा होता है तो एक्सीडेंटली उसके हाथ से बहुत सारी जो कील होती है, आयरन नेल होती है, वो सॉ डस्ट में आती हैं, गिर जाती हैं। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि जो कारपेंटर है
ये दरवाजा बना रहा है, इसके हाथ से बहुत सारी जो कील है वो यहाँ लकड़ी के इस बुरादे में गिर गई हैं, क्योंकि मल्ली और वल्ली ने एक्सप्लोरिंग मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ था। और वो जब कारपेंटर को हैंड पिकिंग मेथड का इस्तेमाल करके आयरन को उठाते हुए देखते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो कारपेंटर से बोलते हैं आप रुकिए। और वो लोग अपनी बुआ से एक मैग्नेट मांग करके लेकर के आते हैं, यानी कि एक चुम्बक मांग के लाते हैं। और फिर वो चुम्बक को कारपेंटर को देते हुए कहते हैं कि आप इस मैग्नेट को अपने सॉ डस्ट के ऊपर, अपने इस बुरादे के ऊपर, लकड़ी के बुरादे के ऊपर थोड़ा सा मूव करो। तो जब वो इस तरीके से मैग्नेट को लेकर के लकड़ी के बुरादे के ऊपर मूव करने लगता है, तो जितनी भी लोहे से बनी हुई कीलें होती हैं, लोहे से बनी हुई चीजें होती हैं, वो सारी की सारी मैग्नेट में अट्रैक्ट होकर के ऐसे चिपक जाती हैं। तो जो कारपेंटर ने जिस मेथड से इन कीलों को इस सॉ-डस्ट से अलग किया, इस मेथड का नाम क्या था बच्चों? इस मेथड का नाम था मैग्नेटिक सेपरेशन। आप सभी ने पढ़ा था, आप सभी ने एक्सप्लोरिंग मैग्नेट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ऐसे सब्सटेंस जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को मैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। और मैग्नेटिक सब्सटेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आयरन है, यानी कि लोहा है। और जब हम मैग्नेट का इस्तेमाल करके किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से अलग करते हैं, तो इस प्रोसेस को मैग्नेटिक सेपरेशन कहा जाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये लास्ट प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के जमाने में जो रिसाइकलर्स होते हैं या जो कबाड़ी वालाज होते हैं, वो भी बहुत सारे कूड़े में से आयरन को जब उन्हें अलग करना होता है, लोहे को जब अलग करना होता है, वो बड़ी बड़ी मैग्नेट का इस्तेमाल करके इस तरीके से लोहे को अलग करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो वेस्ट मटेरियल होता है, जिसमें बहुत सारा लोहा भी होता है, अब उसको वो हाथ से उठा उठा के एक एक तो अलग नहीं करेंगे, वो बड़ी सी मैग्नेट ऐसे लेकर के आते हैं और उस कूड़े में से, उस वेस्ट में से ऐसे घुमाते हैं। और जितना भी जो उनका आयरन वेस्ट होता है, मैग्नेटिक वेस्ट होता है, वो सारा का सारा उसमें चिपक जाता है। और फिर वो इस तरीके से उस स्क्रैप को अलग कर लेते हैं और उसे फिर रिसाइकल करते हैं और रीयूज करने के लिए ले जाते हैं। मल्ली और वल्ली की ये जो छुट्टियां थी, ये बहुत ही डिलाइटफुल छुट्टियां थी। उन्होंने न केवल भारत की यात्रा करी, जो कि फन से भरी हुई थी, बल्कि एवर लास्टिंग मेमोरीज भी बनाई, बहुत सारी यादें भी इकट्ठा करी। ना केवल उन्होंने भारत के अलग अलग रीजन्स में घूमा, एक्सप्लोर किया, बल्कि बहुत सारी अलग अलग तरीके की नॉलेज को भी गेन किया। उन्होंने इस यात्रा के दौरान इतने सारे सेपरेशन के प्रोसेस को भी देखा। आप सबने भी बच्चे यहाँ पे बहुत सारे सेपरेशन के प्रोसेस को देखा था ना, यहाँ पे दिया हुआ है। आपने चर्निंग प्रोसेस देखा, डिकेंटेशन देखा, इवोपरेशन देखा, फिल्ट्रेशन देखा, हैंड हैंड पिकिंग देखा, मैग्नेटिक सेपरेशन, थ्रेशिंग, विनोइंग, स्विंग, सेडिमेंटेशन, ये सारे प्रोसेस देखें कि किस तरीके से एक मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग तरीके के प्रोसेस का इस्तेमाल करके अलग किया जाता है। तो अगर बच्चों आपको ये सारे प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो यहाँ पर चैप्टर के लास्ट में आपको कुछ ना बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। आपको बताना है कि इस तरीके के मिक्सचर को आप किस प्रोसेस से अलग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है, अगर आपको दाल में से छोटे छोटे कंकड़ अलग करने हैं, तो आप कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे? तो आप सबको पता है बच्चों, हम हैंड पिकिंग से इसको अलग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मुझे कर्ड में से बटर को अलग करना है, तो हम चर्निंग प्रोसेस का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि जब वो लोग छाछ पीने गए थे, तो वहां पे चर्निंग प्रोसेस की फोटो लगी थी ना बच्चों। नेक्स्ट है, अगर पकी हुई जो दलिया है उसमें आपको हरी मिर्ची नहीं खानी है, या पोहा में से आपको हरी मिर्ची निकालनी है, तो आप कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करोगे? तो ऐसे प्रोसेस में भी हम हैंड पिकिंग का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग हैंड पिकिंग का इस्तेमाल करके दलिया में से, पोहा में से जो हरी मिर्चियां हैं उनको निकाल देंगे। नेक्स्ट है, टेकिंग आउट सीड्स फ्रॉम वाटरमेलन। अगर वाटरमेलन में से मुझे सीड्स को अलग करना है, तब भी मैं हैंड पिकिंग मेथड का ही इस्तेमाल करूंगी। हैंड पिकिंग प्रोसेस से ही मैं वाटरमेलन में से बीज को अलग कर दूंगी और आराम से वाटरमेलन एंजॉय करूंगी। नेक्स्ट है, अगर सॉ-डस्ट में, लकड़ी के बारूदे में बहुत सारी आयरन नेल मिक्स हो गई हैं, तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो बच्चों, हम हैंड पिकिंग प्रोसेस से तो हम इसे अलग कर ही सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। मैग्नेट अगर हमारे पास होगी और मैग्नेट को अगर हम इसके ऊपर से गुजारेंगे, तो क्या होगा? सारी जो आयरन नेल्स हैं, वो सारी की सारी मैग्नेट पे चिपक जाएंगी और हमारा जो आयरन नेल है, वो सॉ-डस्ट में से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मुझे मैरीगोल्ड फ्लावर चाहिए, बहुत सारे फ्लावर्स का हीप है मेरे पास,
और मुझे माला बनाने के लिए सिर्फ मैरीगोल्ड फ्लावर चाहिए, तो मैं हैंड पिकिंग प्रोसेस से ही उसको अलग कर लूंगी। काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर बच्चों यहाँ पे हैंड पिकिंग ही आ रहा है। नेक्स्ट है, अगर मुझे सैंड में से पेबल्स को अलग करना है, तो ऐसे केस में मैं फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करूंगी। हमने ऊपर देखा था ना कि कंस्ट्रक्शन साइट पर भी लोग फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करके सैंड में से जो पेबल्स और स्टोन्स है उनको अलग करते हैं। फिर नेक्स्ट है, अगर मुझे कोकोनट के पीस अलग करने हैं राइस फ्लावर में से, तो मैं हैंड पिकिंग से ही हटाऊंगी। चावल के आटे में अगर कोकोनट के पीसेस मिले हुए हैं, हाथ से उठा करके अलग करना बहुत ही आसान रहेगा। इसके अलावा अगर मुझे ऑयल में से वाटर को अलग करना है, तो मैं सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का इस्तेमाल करूंगी। क्योंकि हमें पता है कि जो ऑयल होता है वो वाटर में मिक्स नहीं होता। अगर मैं उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, तो ऑयल ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे रह जाएगा, यानी कि सेडिमेंटेशन हो गया। फिर आराम से मैं उस ग्लास को टिल्ट करके ऑयल को दूसरे बर्तन में डाल सकती हूँ, जिसे कि डिकेंटेशन प्रोसेस कहेंगे। तो मैं सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का इस्तेमाल करके ऑयल में से वाटर को अलग कर लूंगी। और फिर लास्ट है, अगर मुझे सॉल्ट सॉल्यूशन में से सॉल्ट को अलग करना है, तो मैं इवापोरेशन मेथड का इस्तेमाल करूंगी। आई होप बच्चों आपको ये सारे ही प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर लास्ट में बच्चों हमें बोला है कि दो बास्केट आपको दी हुई हैं, ईच रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द टू पर्पस फॉर विच वी सेपरेट सब्सटेंसेस। दोनों में एक एक पर्पस लिखा हुआ है जिसकी वजह से हम सब्सटेंस को अलग करते हैं। मतलब कभी कभी तो एक मिक्सचर ऐसा होता है कि हम उसमें से कोई चीज को अलग इसलिए करते हैं क्योंकि जो एक चीज है वो यूजफुल नहीं है। जैसे कि चावल बनाना है मुझे, और चावल में अगर कंकड़ आ गए हैं, चावल में अगर पेबल्स हैं, स्टोन्स हैं, तो मैं जो स्टोन्स को अलग कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ चावल चावल चाहिए, और जो दूसरी चीज है वो अनयूजफुल है, वो मुझे नहीं चाहिए। तो ये इस वाली बास्केट में मैं इसको रखूंगी। नेक्स्ट है ऐसी बास्केट जिसमें दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है लेकिन वो मिक्स हो गई हैं और फिर मुझे अलग करना है। जैसे कि दही में से जो बटर है और बटर मिल्क है, यानी कि जो छाछ है, उसको अलग करना है। तो इस प्रोसेस में दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों मिक्स हो रखी हैं, दोनों को अलग करना है, तो वो हमारी इस बास्केट में आएंगे। तो इस तरीके की आपको अलग अलग एक्टिविटीज करनी है, दो टीम बना करके, और देखना है कि किसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। इससे आपकी इस चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी अच्छे से बढ़ेगी। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। साथ ही बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जानने के लिए या इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जानने के लिए, फिलअप्स जानने के लिए, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज वगैरह जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहां पर इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स की भी एक वीडियो अपलोडेड है, उसे देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।